नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे चैनल जुर्म की दास्तान में आपका स्वागत है। नवंबर 2023 की बात है। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर घनश्याम यादव एक दिन गश्त पर थे। तभी उनके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। इंस्पेक्टर घनश्याम जब अपने मोबाइल में नंबर देखते हैं तो वह पाते हैं कि यह फ़ोन उनके भरोसेमंद मुखबिर राकेश का था। इंस्पेक्टर यादव फ़ोन रिसीव करते हुए पूछते हैं, बताओ राकेश, कैसे फ़ोन किया। राकेश लगभग फुसफुसाते हुए जवाब देता है, सर एक बहुत ख़ास खबर है। इंस्पेक्टर यादव राकेश से पूछते हैं, बताओ क्या खबर है। राकेश फ़ोन पर जवाब देता है, सर बहुत बड़ी और गोपनीय खबर है, मिलकर ही बता सकता हूँ। अभी आप कहाँ पर हैं। इसके थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर घनश्याम ने राकेश को अपने पास बुला लिया और उसने जो खबर दी उसे सुनकर वह एकदम से चौंक गए। इंस्पेक्टर घनश्याम राकेश को अपनी गाड़ी में बैठाकर तुरंत डीएसपी संजीव कुमार दीक्षित के ऑफिस में ले गए। इस बात से करीब 3 साल पहले कानपुर में बीएसपी नेता और प्रॉपर्टी डीलर पिंटू सेंगर की हत्या हुई थी। इस हत्या में राशिद कालिया उर्फ घोड़ा का नाम आया था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन अपने तगड़े नेटवर्क और ऊंची पहुंच के कारण वह हर बार पुलिस की पकड़ से बचता चला आ रहा था। पुलिस को जब मुखबिर से राशिद कालिया के बारे में सटीक सूचना मिली, तब डीएसपी दीक्षित और इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने मऊरानी पुलिस टीम के साथ झांसी में डेरा डाल दिया। 18 नवंबर 2023 की सुबह मंगलवार के दिन मुखबिर की सटीक सूचना पर यूपी एसटीएफ ने राशिद कालिया की मऊरानीपुर में चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर राशिद ने एसटीएफ की टीम पर ही गोलियों की बौछार कर दी। राशिद की तरफ से चलाई गई गोली पुलिस टीम को लीड कर रहे डीएसपी संजीव दीक्षित और एसटीएफ के इंस्पेक्टर घनश्याम यादव को लगी, लेकिन दोनों अधिकारियों के बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए होने के कारण उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और दोनों ही घायल हो गए। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारी सभी स्टोरी के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की फायरिंग में राशिद कालिया को गोली लग गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे मऊरानीपुर सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राशिद के एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के लिए राशिद उर्फ कालिया की पहचान सुनिश्चित करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि यूपी पुलिस के पास पिछले 20 सालों से उसकी कोई तस्वीर ही नहीं थी। पुलिस ने राशिद को पहचानने के लिए कुछ लोगों की मदद ली। इन लोगों ने पुलिस को 18 नवंबर की सुबह मऊरानीपुर इलाके में राशिद की गतिविधि के बारे में जानकारी दी। राशिद ने एक व्यक्ति को मारने की सुपारी ली थी और उसे निशाना बनाने के लिए ही वह मऊरानीपुर आया था। इससे पहले वह अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब होता, यूपी एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी कर ली। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि राशिद पर 40 हत्याओं सहित कई आपराधिक मामले थे। उस पर कानपुर पुलिस की ओर से 1 लाख और झांसी पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित था। वैसे तो दुर्दांत अपराधी राशिद यूपी के महोबा का रहने वाला था, लेकिन उसका बचपन कानपुर में ही बीता और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। बचपन में राशिद क्रिकेट खेलने का शौकीन था, लेकिन जिस मोहल्ले में राशिद रहता था उस मोहल्ले की आबो हवा ऐसी थी कि राशिद को शुरू से ही दबंगई का शौक लग गया और बात बात पर गोलीबाजी उसका शौक बन गया। धीरे धीरे उसे चरक और स्मैक की लत भी लग गई। जब राशिद बड़ा होना शुरू हुआ तो उसकी लंबाई औसत से कुछ ज़्यादा ही हुई। एक दिन राशिद की मुलाकात रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक अपराधी से हुई। धीरे धीरे राशिद और उस अपराधी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं।
और राशिद उसके घर भी आने जाने लगा। इसी दौरान राशिद और उस अपराधी की बेटी के बीच इश्क शुरू हो गया। कुछ वक्त बाद राशिद ने अपनी प्रेमिका के पिता के साथ लुटेरों का एक गैंग खड़ा किया। यह गैंग सुबह तड़के रेलवे स्टेशन और चुन्नीगंज बस अड्डे से निकलने वाले कारोबारियों और यात्रियों से लूटपाट करने लगा। राशिद की प्रेमिका का पिता भेष बदलने में माहिर था और दोनों ने मिलकर मशहूर सिगरेट कंपनी विल्स से कैश भी लूटा। छोटे मोटे अपराध करने वाले राशिद की पहचान 2009 में झांसी के मोहसिन अपहरण एवं हत्याकांड के बाद से पेशेवर शूटर के रूप में उभरने लगी। राशिद बिना मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट के ही मर्डर करने की सुपारी लेता था। उसने इस काम के लिए शहर में 4 ठिकाने बना रखे थे। वह इन ठिकानों पर ही मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। वैसे तो राशिद हर महीने लाखों रुपए कमाता था, लेकिन इसका खुद का खर्च सिर्फ 4,000 रुपये प्रति महीना ही था। अपराध से कमाए गए पैसे को राशिद अपने घर वालों और ससुराल वालों के बीच बांट देता था। राशिद और उसके ससुराल वाले घर बदलने में बड़े माहिर थे। वह 3-4 महीने में ही अपना ठिकाना बदल देते थे ताकि पुलिस उन्हें परेशान ना कर सके। 2020 में राशिद कालिया ने एक नेता को मारने के लिए 40 लाख रुपए की सुपारी ली। 20 जून 2020 की दोपहर को बसपा नेता नरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ पिंटू सेंगर अपनी इनोवा कार से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रेश सिंह के घर जाने के लिए निकले। कार को पिंटू सेंगर का ड्राइवर रूपेश चला रहा था। चंद्रेश के घर के सामने पिंटू सेंगर फोन पर बात करते हुए अपनी कार से नीचे उतर गए और सड़क के किनारे खड़े होकर बात करने लगे। इसी बीच 2 बाइकों पर सवार हेलमेट लगाए 4 बदमाशों ने पिंटू सेंगर पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पिंटू सड़क पर गिर पड़े। पिंटू के ड्राइवर रुपेश के शोर मचाने पर आसपास के लोग आनन फानन में पिंटू सेंगर को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल छा गया। इस हत्याकांड की सुपारी 40 लाख रुपए में तय हुई थी। इसमें से राशिद कालिया को 10 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ने पर वह बिना पैसे लिए ही फरार हो गया। राशिद कालिया द्वारा हत्या में मारे गए बसपा नेता नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सेंगर 15 जनवरी 2010 को उस वक्त चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती को चांद पर जमीन देने का बेशकीमती तोहफा दिया था। अगले दिन मीडिया से बातचीत में पिंटू सेंगर ने बताया था कि उसने अमेरिका स्थित लूनार रिपब्लिक सोसाइटी से चांद पर 3 एकड़ का एक टुकड़ा खरीदा था। पिंटू ने पत्रकारों को जमीन की खरीद से संबंधित कागज भी दिखाए, जिस पर लूनर रिपब्लिक सोसाइटी के सचिव हेड्स बार्टन के हस्ताक्षर थे। कागज पर जमीन की कीमत का कोई जिक्र नहीं था। सेंगर ने पत्रकारों से कहा था कि जब मैं बहन जी को यह उपहार दे रहा हूं तो मेरे लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती। हालांकि मायावती जी ने चांद पर ज़मीन खरीदने की बात कहने वाले पिंटू सेंगर को पार्टी से निकाल दिया था और पिंटू ने बाद में दोबारा से बसपा ज्वाइन की थी। कहा जाता है पिंटू सेंगर के फूलन देवी से भी बहुत करीबी रिश्ते थे और वह 2010 में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में भी। पुलिस ने पिंटू सेंगर की हत्या का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि उसको मारने के लिए 4 शूटर पल्सर और केटीएम बाइकों पर सवार होकर आए थे। पुलिस के मुताबिक पल्सर बाइक एहसान कुरैशी चला रहा था और उसके पीछे राशिद कालिया बैठा था। वहीं केटीएम बाइक फैसल कुरैशी चला रहा था और उसके पीछे आरोपी सलमान था। इन चारों ने मिलकर ऑटोमेटिक हथियारों से पिंटू सेंगर की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी राशिद कालिया का एनकाउंटर होने के बाद पिंटू सेंगर के परिवार ने राहत की सांस ली। पिंटू के मर्डर के बाद से ही उनका पूरा परिवार दहशत में था। उनको बार बार मुकदमा वापस लेने और पैरवी नहीं करने की धमकियां मिलती थीं, लेकिन इसके बाद भी परिवार कभी पीछे नहीं हटा। परिवार का कहना था कि गैंग के अन्य लोगों का भी इसी तरीके से एनकाउंटर होना चाहिए। साथ ही साथ
इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि एक परिवार के रूप में हमें आपसे जुड़ने का मौका मिल सके।